अब बात करते हैं बच्चों कम्युनिज्म की। कार्ल मार्क्स जो कि एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट भी थे, बहुत फेमस भी थे, और सोशलिज्म और कम्युनिज्म ये दोनों एक तरह से बात करें ना तो जुड़वा भाई की तरह है, जिनको हम जो सोशलिज्म है वो सोशलिज्म की ही एक ब्रांच है कम्युनिज्म। दोनों बहुत ही सिमिलर हैं, दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, और ये माइनर सा डिफरेंस इतना है कि हमें कभी कभी दोनों के डिफरेंस के बीच में हमें दोनों के बीच का डिफरेंस हमें समझ में नहीं आता। जो सोशलिज्म है ये पूरी सोसाइटी के बारे में बात करता है, और जो कम्युनिज्म है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात करता है। सोशलिज्म की ही एक ब्रांच है कम्युनिज्म, है ना। तो इनके जो कम्युनिज्म के फादर हैं वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो कि एक जर्मन ज्यूज थे, और मोस्टली लिव इन द ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में रहे। ही वॉज अ स्टैंड सपोर्टर ऑफ द सोशलिज्म, ये सोशलिज्म के सपोर्टर थे। ही रोट हिज बुक दास कैपिटल, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम दास कैपिटल है, और ये ही वॉज डेडली अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिज्म के एकदम बिल्कुल खिलाफ थे। और कार्ल मार्क्स जैसी ही बातें इनके एक फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंजल, दोनों की ही बातें, दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम होती थी। इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी, है ना, ये आर्ग्यू करते थे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज द कैपिटलिज्म एंड द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव, कि तब तक वर्कर की कंडीशन इम्प्रूव नहीं होगी तब तक जब तक ये जो प्रॉपर्टी है, जो इंडस्ट्री है, ये कैपिटलिज्म के हाथों में होगी, है ना। तो ये पूरी तरह से मतलब ये इन कार्ल मार्क्स का कहना था कि कैपिटलिज्म सोसाइटी को छोड़कर हमें कम्युनिस्ट सोसाइटी बनानी है, जिसमें लैंड और रॉ मटेरियल स्टेट कंट्रोल रहेगा, मतलब स्टेट कंट्रोल करेगा, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन, है ना। क्योंकि सब, जैसे आज का नारा है मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही इनका भी एक इनकी आइडियोलॉजी थी, सबका पैसा सबका भला। Karl Marx proposed ideas of building a communist society. He argued to overthrow capitalism. ये मतलब कैपिटलिज्म को तो बिल्कुल भी ये फेवर नहीं करते थे। प्रॉपर्टी नीड टू बी कंट्रोल बाय स्टेट, ये इनका मतलब जो मानना था वो ये था कि जो प्रॉपर्टी है उसको स्टेट कंट्रोल करे, ना कि कोई इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि जिसके पास ये उस चीज़ के फेवर में नहीं थे कि अगर आपके पास अथाह पैसा है तो आप उसको इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री उससे बिल्ड करें और दूसरों को उससे काम दें। कार्ल मार्क्स मैसेज टू द वर्कर, कार्ल मार्क्स का जो मैसेज था वर्कर के लिए वो ये था कि सोसाइटी में अगर अपनी कंडीशन इम्प्रूव करनी है तो कैपिटलिज्म के खिलाफ हमें जाना ही पड़ेगा, उनसे अपनी पावर, उनसे अपना हक हमें छीनना ही पड़ेगा। ही वॉज convinced that worker would triumph in their conflict with the capitalism, मतलब जब तक कोई भी हमें मतलब वर्कर के लिए इतना सपोर्टिव थे ये कि वर्कर को ये बोलते थे कि अगर इनसे डिमांड ना की गई तो ये हमें हमारे हक का, हमारे जो हक है वो हमें नहीं देंगे। कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, ये इनकी थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की। सपोर्टर फॉर सोशलिज्म, अब सोशलिज्म को नई नई ग्रुप सपोर्ट भी कर रहे थे, इनके लिए पॉलिटिकल पार्टी बन भी रही थी, है ना। तो पूरे यूरोप में सोशलिज्म के जो आइडियाज़ था उसको सपोर्ट मिलने लगी, और बाय द 1817 सोशलिज्म आइडिया स्प्रेड थ्रू द यूरोप, पूरे यूरोप में ये आइडियाज स्प्रेड हो गया सोशलिज्म का। दे फॉर्म अ इंटरनेशनल बॉडी इनकी बनने लगी, जिसको सेकंड इंटरनेशनल के नाम से जाना जाने लगा, और ये काफ़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम करती थी। दे सेटअप, क्योंकि जो आजकल भी हम देखते हैं कि वर्कर्स के अपने अपने यूनियन, अपने अपने ग्रुप होते हैं, तो उस टाइम पर भी वर्कर ने अपनी हेल्प करने के लिए अपने फंड इकट्ठा करने स्टार्ट किए, कलेक्ट करने स्टार्ट किए, क्योंकि उनको कोई और तो सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपने ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने फंड इकट्ठा करने स्टार्ट किए।
अब डिमांड क्या थी वर्कर्स की, क्योंकि वर्कर ना उस टाइम पर सबसे जो सोशलिज्म का जो मेन फोर्स था वो कौन बना, सोशलिज्म का मेन फोर्स बने वर्कर्स। और वर्कर्स ने भाई मेन फोर्स क्यों होगा, ये डिमांड कौन करता है, डिमांड करते हैं जो सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, है ना। तो जो कंजर्वेटिव है वो तो डिमांड नहीं करेंगे ना किसी भी चीज़ की, डिमांड कौन करेगा, डिमांड करेंगे वर्कर। वर्कर की नहीं, वर्कर ने अपनी डिमांड करनी स्टार्ट की। फर्स्ट डिमांड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर वर्किंग ऑफ कंडीशन की ये भी होना चाहिए, मतलब हमारी कंडीशन भी, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड भी, राइट टू वोट भी होना चाहिए हमारे लिए, इंक्रीज वेजेस भी होने चाहिए, लेस वर्किंग आवर्स भी होने चाहिए कि हमारे वर्किंग आवर्स भी कम हो ना। मतलब अपनी डिमांड उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी और ये डिमांड उनकी बहुत सही भी थी। ये जो ये इंटरनेशनल बॉडीज़ थी ये अलग अलग कंट्रीज़ में बनने लगी। जर्मनी में बनी जिसे SDP के नाम से जानते हैं हम, है ना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना। और इन्होंने पार्लियामेंट्री सीट जीतने में भी काफ़ी हेल्प ली। इसके अलावा ट्रेड यूनियन बनी यहाँ पर, ट्रेड यूनियन 1905 में, लेबर पार्टी इन ब्रिटेन में बनी, सोशलिस्ट पार्टी इन द फ्रांस में बनी। और ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब पार्टी को इनको सपोर्ट तो मिल रहा था, इनकी ये जो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो पूरे यूरोप में स्प्रेड तो हो रही थी, लेकिन इन्होंने कभी अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाई अभी इन टिल 1940, यानी कि ये टाइम है वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर के टाइम तक सोशलिज्म नेवर सक्सीड इन द फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। मतलब सोशलिस्ट ने यहाँ पर अब तक अपनी कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई यूरोप में, बट देयर आइडियाज एंड स्ट्रॉन्ग फिगर डिड शेप द लेजिस्लेटिव में, पॉलिटिक्स में इन्होंने अपनी बॉडी बनानी, अपनी फिगर, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फिगर में प्रेजेंट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट बनी वो गवर्नमेंट बनी कंजर्वेटिव की, लिबरल की और रेडिकल की, यानी कि लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। लेकिन यहाँ जो ये हैं आपके सोशलिस्ट हैं, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाई। बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन की, है ना। सोशलिज्म की बात हो गई, अब रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं क्योंकि मेन टॉपिक हमारा रशियन रेवोल्यूशन ही है। और रशिया को अगर हम बात करें कि रशिया उस टाइम पर कोई कंट्री नहीं था, है ना, रशिया एक एम्पायर था। रशियन एम्पायर उसको बोला जाता था क्योंकि रशिया में एम्पायर, रशिया में कोई कंट्री नहीं था, वहाँ पर एम्पायर था। रशिया को एम्पायर बोलते थे क्योंकि वहाँ पर राजा का राज था। 1914 रशिया वॉज अंडर द रूल ऑफ ज़ार निकोलस सेकेंड, है ना। ज़ार नाम नहीं है, निकोलस सेकेंड नाम है। जैसे हमारे यहाँ पर राजा, कुंवर, कुमारी ये शब्द यूज़ किए जाते हैं, ये टाइटल यूज़ किए जाते हैं, ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ पर राजा शब्द यूज़ होता है, ऐसे ही रशिया में ज़ार वर्ड यूज़ होता है। तो ज़ार निकोलस सेकेंड, है ना। तो ये उस टाइम के बहुत ही यंग ज़ार रहे थे और समझ वगैरह इनको बहुत ज़्यादा नहीं थी। जैसे कि याद है आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुइस 16, वो भी बहुत यंग थे जिस टाइम पर उनको राजा बनाया गया था और उनको कुछ भी बातें समझ में नहीं आती थी, टैक्स वगैरह की, सोसाइटी की, ऐसे ही इनको भी समझ में नहीं आती थी रशिया में कि क्या हो रहा है। रशिया की जो कम्युनिटी थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी। जैसे हमारे यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 सेक्ट्स में डिवाइड होती है, सिया और सुन्नी। जैसे जैन धर्म, श्वेतांबर, दिगंबर, है ना। तो ऐसे ही जो यहाँ पर कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी में थी। मेजोरिटी कम्युनिटी थी यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, मतलब क्रिश्चियनिटी फॉलो की जा रही है, लेकिन उसमें भी सेक्ट्स बने हुए हैं। एक होता था कैथोलिक और एक होता था प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भी होते थे और इस एम्पायर में मुस्लिम भी देखने के लिए मिलते थे, बुद्धिस्ट भी होते थे, लेकिन मेन जो था वो क्या था, ऑर्थोडॉक्स, है ना। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग यहाँ पर ज़्यादा होते थे। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो रशिया जैसे हमारी कंट्री है इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर कंट्री, तो रशिया भी एक एग्रीकल्चर कंट्री था। और एग्रीकल्चर यहाँ पर होती थी 85%।
और 15% यहाँ होती थी इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं होती थी। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, इसलिए रशिया मतलब इतना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता था कि एक पूरा अपना मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अपने लिए रखने के बाद भी उसको जो उसका जो सरप्लस होता था वो उसको एक्सपोर्ट करते थे। 20th सेंचुरी रशिया, है ना, रशियन पीपल वॉज एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर वर्क था इनका, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर वर्क करते थे। 85% पॉपुलेशन यहाँ पर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी। कल्टीवेशन, अब एग्रीकल्चर का मीनिंग केवल खेती ही नहीं होता है, इसमें पोल्ट्री फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, आपका पीसी कल्चर, ये सभी इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो ये सब एग्रीकल्चर में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर ये 85% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर मार्केट, मतलब सरप्लस को वो मार्केट में सेल भी करते थे, अदर कंट्री में एक्सपोर्ट भी करते थे, और ये ग्रेन के बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे, मतलब बाहर एक्सपोर्ट करने में हम यहाँ का जो ग्रेन था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री वाज फाउंड इन अ पॉकेट, मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही यहाँ पर इंडस्ट्री मिलती थी। जैसे कुछ पॉकेट एरिया ही थे, कुछ फेमस एरिया जो जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ये सब वो एरिया थे जहाँ पर इंडस्ट्री मिलती थी। अब इंडस्ट्री में जो वर्कर थे काम करने वाले, ये दो तरह के वर्कर्स हुआ करते थे। एक होते थे क्राफ्टमैन, जो हाथ से काम कर रहे हैं, हाथ से सामान बना रहे हैं, और एक होते थे जो इंडस्ट्री से सामान बना रहे हैं, वो होते थे इंडस्ट्रियल वर्कर, है ना। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होने के बाद भी क्राफ्टमैन को भी यहाँ पर काम मिला हुआ था। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे, भाई जिस कंट्री में जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, वहाँ पर रेलवे नेटवर्क उतना ही ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। इंक्रीजिंग इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्री इन द 1819 में जैसे जैसे यहाँ पर इंडस्ट्री बिल्डअप हुई, वैसे वैसे यहाँ पर रेलवे नेटवर्क भी हुआ, और इसका आउटकम्स क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने स्टार्ट हो गया, है ना। कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, क्योंकि रेलवे चलाने के लिए उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, है ना। कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, स्टील का जो वो था प्रोडक्शन था वो ट्रिपल फोर गुना हो गया। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मतलब इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पर हो चुकी थी कि जो ये रेशो था ना क्राफ्टमैन का और इंडस्ट्रियल वर्कर का, वो रेशो ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका था, है ना। मतलब हाथ से काम करने वाले लोग भी इतने ही थे और इंडस्ट्री में वर्क करने वाले भी पीपल्स इतने ही थे। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इन रशिया, अगर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि रशिया का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे लोग यहाँ पर होते थे और किस तरह से इनका लिविंग स्टैंडर्ड था, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड था रशियन वर्कर्स का वो बहुत अच्छा नहीं था। ये डॉम्स जैसे एरिया में रहते थे, स्लम एरिया में रहते थे। इनकी पिक्चर दिखाई हुई देखिए यहाँ पर, बहुत अच्छा इनका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, है ना। तो गवर्नमेंट जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती थी उन इंडस्ट्री को तो ये सुपरवाइज करते भी थे, उनको देखने का काम, रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया जाता था बड़ी बड़ी कंपनी में। लेकिन जो छोटी मोटी इंडस्ट्री होती थी जहाँ पर जो पता भी नहीं होती थी गवर्नमेंट को, वहाँ के वर्कर्स की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती थी। जो बड़ी कंपनीज होती थी वहाँ पर वर्किंग आवर्स लिमिटेड होते थे, लेकिन जो ये क्राफ्ट यूनियन होती थी जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज में काम करती थे, उनके वर्किंग आवर्स 15 टू मतलब 10 से 15 घंटे वो लगातार काम करते थे और छोटे छोटे से एरियाज में वो रह रहे हैं। देखिए किस मतलब ऐसी पिक्चर, क्या कहें, मतलब इस सिचुएशन के बारे में क्या कहें, जब इनका लिविंग स्टैंडर्ड ही नहीं, कोई भी लिविंग स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो इनके
ये मतलब अपने आप का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट कैसे करेंगे, हो ही नहीं सकता डेवलप। डिवीज़न अमंग द वर्कर, वर्कर भी दो तरह के वर्कर थे, अलग अलग तरह के वर्कर ने अपना अपना ग्रुप बनाया हुआ था। कुछ थे स्किल बेस्ड लेबर जो अपने आप को अलग अलग मानते थे, कोई ए ग्रेड वर्कर है, कोई बी ग्रेड वर्कर है। तो इस तरह से कुछ वर्कर थे जो अपने आप को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रखते थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक, कुछ वर्कर ऐसे होते थे जिनका स्ट्रॉन्ग लिंक था विलेज से, जो गांव से बिलोंग करते थे और परमानेंट वो विलेज एरिया में ही सेटल्ड होते थे। और कुछ वर्कर ऐसे होते थे जो अपना पूरा फैमिली मेम्बर को लेकर वो सेटल्ड हो चुके थे विलेज एरिया से टाउन एरिया में, है ना। तो इस बेस पर, अपनी प्रॉपर्टी के बेस पर, अपनी स्किल्ड के बेस पर वर्कर डिवाइड हो गए, है ना। अपना ग्रुप बना लिया, कुछ अपने आप को हीरो मानते थे और कुछ अपने आप को हीरो नहीं मानते थे। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोमिनेंट मानते थे कि हम बहुत प्रोमिनेंट है, फेमस हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ पर मेटल वर्कर दिए हुए, जो मेटल वर्कर थे जो सेंट पीटर्सबर्ग इंडस्ट्री में वर्क करते थे, वो अपने आप को अरिस्टोक्रेट मानते थे। मतलब एग्जाम्पल ही वो दिया है इन्होंने, केवल एग्जाम्पल कि अरिस्टोक्रेट मानते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड लेबर थे, है ना। कुछ वर्कर ऐसे थे जो भाई मजदूर तो हर जगह होते हैं ना, कहीं इंजीनियर होते हैं, कहीं पर मजदूर होते हैं। तो मजदूर अलग ग्रुप बनाकर रखते हैं, तो वो भी वर्कर ही, और कुछ इंजीनियर हैं वो भी वर्कर ही हैं। तो ये इस तरह से ग्रुप हुआ करते थे। तो जो उनका लेबर का जो एक डायरेक्ट सेंस हुआ करता था, पार्टी ऑर्गेनाइज करने का अपना अपना एक एरिया हुआ करता था, वो सब अलग हुआ करता था। जैसे अगर अपने यहाँ पर देखें, इंजीनियर वर्कर ही हैं लेकिन उनका लिविंग स्टैंडर्ड कुछ अलग होता है। लेबर जो वर्कर्स हैं, जो बी ग्रेड सी ग्रेड वर्कर हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर जो वर्कर्स थे उनकी अपनी ड्रेस सेंस अलग होती थी, ड्रेस कोड अलग होता था। जैसे डॉक्टर का हमारे यहाँ पर ड्रेस कोड अलग है, तो लॉयर का अलग है ना। तो सबके ड्रेस कोड अलग अलग हुआ करते थे। ऐसे ही यहाँ पर वर्कर जो कंडीशन थी, वर्कर उस टाइम पर वुमेन भी थी, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्कर की कंडीशन और वुमेन वर्कर की कंडीशन, दोनों वर्कर की कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था। वर्क तो वुमेन भी करती थी लेकिन उनको लेस पेड देन मैन, है ना। पैसा कम मिलता था, सैलरी कम मिलती थी उनको, काम उतना ही लिया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्कर्स ने कुछ अपनी मतलब एसोसिएशन बनाई। मतलब वुमेन वर्कर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्कर्स की बात कर रहे हैं। वर्कर को एक बात तो समझ में आ गई थी कि उनके लिए काम कोई नहीं करने वाला है, उनको काम अपने लिए खुद करना है ना, अपनी हेल्प खुद करनी है। तो वर्कर्स ने अपनी यूनियन बनानी स्टार्ट की, और ये यूनियन अपने लिए होती थी, अपनी हेल्प के लिए होती थी, है ना। तो ये यूनियन बनने लगी जिससे ये अपने आप को सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, है ना। और ये यूनियन यहाँ पर अपनी सपोर्ट के लिए इन्होंने एसोसिएशन बनाई, जैसे आज भी बनी होती है अलग अलग एरियाज, अलग अलग फैक्ट्री में। आज भी फैक्ट्री में ये यूनियन देखने के लिए मिलती है। यूनाइटेड अमंग द वर्कर, वर्कर को ये बिल्कुल समझ में आ चुका था कि अपने लिए हमें ग्रुप बनाना, अपने लिए फैक्ट्री अपने लिए यूनियन बनानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और रशिया में बहुत अलग अलग तरह की स्ट्राइक हुई, बहुत फेमस था रशिया भी स्ट्राइक के लिए। और 1896 से लेकर 97 तक, मतलब इन एक साल में यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी स्ट्राइक हुई। अलग अलग कॉटन इंडस्ट्री में, कॉल इंडस्ट्री में, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में बहुत सारी स्ट्राइक के लिए ये जो वर्कर्स थे वे बड़े फेमस वर्कर्स थे।